हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11, अध्याय नंबर है 14 और अध्याय का नाम है पादप में श्वसन। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। साथ ही मैंने क्लास 11th के 13th चैप्टर तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है और ये 14th का ये 7वां वीडियो प्लस यानी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। यानी इसके साथ ही 14th चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 15th चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आपने इनमें से कोई सा भी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, मैंने सभी वीडियो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बनाया है, तो उन सभी को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखें। तो आज हम पढ़ेंगे श्वास गुणांक के बारे में कि श्वास गुणांक क्या होता है। इसके बाद हम चैप्टर का सारांश भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो ये बात तो सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन O2 सांस लेते हैं और बाद में हम लोग क्या करते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयुक्त में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वास गुणांक या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड और सांस के दौरान ली गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वास गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्मूला द्वारा दर्शाया जा सकता है, श्वास गुणांक इक्वल टू मुक्त हुई CO2 का आयतन बटा उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके साथ चाहूंगा आप विज्ञान तक टेलीग्राम चैनल को सर्च करें। विज्ञान तक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं और कोई कंटेंट है पढ़ने वाला जो सामग्री है उसको भी वहीं पे पोस्ट करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो सांस गुणांक है उसमें जो क्रियाधार यूज हो रहे हैं श्वसन के लिए उन्हीं पर निर्भर करेगा। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो श्वास गुणांक 1 होगा। यानी जितना कार्बोहाइड्रेट आया और वो ऑक्सीकृत हो गया तो श्वास गुणांक कितना होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 व O2 क्रमशः मुक्त होते हैं एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण में स्पष्ट है। समीकरण से स्पष्ट है। तो देखिए, आप इस समीकरण को देखिए, यहाँ पे 6C6H12O6 और 6O2 है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 अणु यूज हो रहे हैं और बाद में हमारे पास CO2 का 6 अणु ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यानी से ये जो ऑक्सीजन है उसके 6 अणु का यूज हो रहा है और 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है वो रिलीज हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, मुक्त हो रहा है। तो श्वास गुणांक कितना होगा, आपको पता था ऊपर, CO2 का आयतन बटा O2 का आयतन, तो ये भी 6CO2 बटा 6O2, ये तो लिखना ही था। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 टाइम्स में तय हो गया। सांस गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। ध्यान रखिएगा, सांस के दौरान ऊर्जा भी मुक्त होती है, लेकिन सांस गुणांक में हम लोग ऊर्जा को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि केवल देखते हैं कि CO2 के मुकाबले में ऑक्सीजन का कितना यूज हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो 145, CO2 कितने हैं, 102 प्लस H2O और ऊर्जा है, इनसे हमें मतलब ही नहीं है। सांस गुणांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर रहता है CO2, तो देखिए CO2 के कितने अणु थे, 102, तो यहाँ पे 102 लिख दिया जाएगा। और ऑक्सीजन कितने थे, 145, तो इसे 145। इसको आप कटाइएगा तो कटाने के बाद आपको 0.7 प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे श्वास गुणांक कितना है, तो 0.7 है। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो श्वास गुणांक 1 से कम होता है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि देखिए, जब वसा का यूज सांस के रूप में होता है तो क्या होता है, श्वास गुणांक 1 से कम हो जाता है। तो 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि वसा का ये पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा यूज होगा लेकिन CO2 कम निकलेगा। ठीक है, जब CO2 कम होगा और ऑक्सीजन ज्यादा यूज में आएगा, यानी ऑक्सीजन का तो ज्यादा यूज होगा लेकिन CO2 कम निकलेगा, तो इस स्थिति में श्वास गुणांक क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा।
वसा अम्ल ट्राइपामाइटिन के रूप में उपयोग में आता है तब इसकी गणना निम्नवत होती है। देखिए वसा अम्ल कैसे यूज होता है, तो किसके रूप में आता है, तो ट्राइपामाइटिन के रूप में। जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होता है। ठीक है, यानी इस समय भी CO2 क्या होता है, कम रिलीज होता है और O2 का यूज ज्यादा होता है, इसलिए सांस गुणांक 0.9 है। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर एक से अधिक होते हैं। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ये सजीवों में श्वसन होता है तो श्वसनीय क्रियाधार के रूप में, श्वसनीय क्रियाधार का मतलब है जिससे श्वसन होता है वो अक्सर एक से अधिक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। किंतु शुद्ध प्रोटीन व वसा श्वसनीय क्रियाधारों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो देखिए प्रोटीन और वसा तो होते हैं लेकिन शुद्ध प्रोटीन और शुद्ध वसा ये प्रयुक्त में नहीं होते हैं। बस इसके साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं आपको इस चैप्टर का जो पूरा निचोड़ है, सारांश है, वो समझा देता हूँ ताकि आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए सारांश जानते हैं। प्राणियों की तरह पादपों में श्वसन या गैसीय आदान प्रदान हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं होता है। तो ये आप जानते हैं प्राणी में श्वसन के लिए देखिए नाक है, श्वसन नली है, फेफड़ा है, ये सब विकसित तंत्र पाए जाते हैं, जबकि पेड़ पौधे में ऐसा कुछ नहीं होता। रंध्र व वात रंध्र द्वारा विसरण से गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में लगभग सभी सजीव कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है। तो ये आप आराम से जानते हैं कि पौधों में क्या होता है, वो रंध्र और वात रंध्र होते हैं। रंध्र कहाँ पे होते हैं, पत्तियों में, और वात रंध्र पौधे के अन्य हिस्सों में होते हैं। इसके अलावा पौधों में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है। ठीक है, विसरण द्वारा होता है, जबकि मनुष्य में विसरण द्वारा श्वसन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सभी कोशिकाएं वायुमंडल के संपर्क में नहीं रहती है, जबकि पौधे में लगभग सभी कोशिकाएं, जो जीवित कोशिकाएं होती है, वो वायु के संपर्क में रहती है। जटिल कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा सीसी अबंधों यानी कार्बन कार्बन अबंधों के टूटने के उपरांत जब कोशिका से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है तो उसे कोशिकीय सांस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कार्बन और कार्बन अबंध टूटता है जिससे ऊर्जा निकलती है और इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय सांस। सांस के लिए ग्लूकोज सर्वाधिक उपयोगी क्रियाधार है। यानी सबसे ज्यादा उपयोगी सांस के लिए कौन सा क्रियाधार है, तो सांस है, ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और यही इसी से मेन रूप से श्वसन में इसी का ऑक्सीकरण होता है। वसा एवं प्रोटीन के टूटने के बाद भी ऊर्जा निकलती है लेकिन कम निकलती है। कोशिकीय सांस की प्रारंभिक प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यानी जब कोशिकीय श्वसन शुरू होता है तो कहाँ शुरू होता है, कोशिकीय द्रव से शुरू होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। प्रत्येक ग्लूकोज का अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। तो ग्लूकोज से क्या होता है, जो ग्लूकोज का अणु होता है वो श्रृंखला अभिक्रिया होता है जिसके द्वारा कई अभिक्रियाएं होती है जिससे वो पायरुवेट अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस कहता है। ठीक है, तो मैंने ग्लाइकोसिस को पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ पे भी जान लीजिए कि जब ग्लूकोज का एक अणु विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। पायरुवेट का भविष्य O2 की उपलब्धता तथा जीव पर निर्भर करता है। यानी पायरुवेट अम्ल का क्या होगा, ये किस चीज पर निर्भर करेगा कि वहां पे कितना ऑक्सीजन है और कौन सा जीव है, जीव कैसे उसका उपयोग करता है। अनॉक्सी परिस्थितियों में किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा, किण्वन होगा, और किण्वन द्वारा क्या बनेगा, या तो लैक्टिक अम्ल बनेगा या अल्कोहल बनेगा, और इसी विधि द्वारा आप जानते हैं शराब वगैरह बनता है। किण्वन बहुत सारे प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक व अंकुरित बीजों में अनॉक्सी परिस्थितियों में संपन्न होता है। तो किण्वन बहुत सारी चीजों में होता है, आप देखे भी होंगे शराब बनाने में कई चीजों से बनता है, तो सभी जगह पर यही होता है। यूकैरियोटिक जीवों में O2 की उपस्थिति में ऑक्सीसांस होता है। अब जो यूकैरियोटिक जीव है उनमें ऑक्सीजन उपस्थिति रहती है तो उनमें कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, यानी ऑक्सीसांस होता है। पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन के बाद एसिटाइल को एंजाइम में रूपांतरण हो जाता है। अब क्या होता है, जब CO2 निकलता है और यहाँ पे देखिए पायरुविक अम्ल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यानी पायरुविक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तब क्या होता है, उसका रूपांतरण किस में होता है, कोएंजाइम में हो जाता है। ACO यानी कोएंजाइम है, और साथ ही वहां से क्या निकलता है,
CO2 निकलता है। तत्पश्चात एसिटाइल कोएंजाइम TCA पथ पर अथवा क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। तो TCA और क्रेब्स चक्र सेम ही होता है। तो TCA चक्र में प्रवेश करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो TCA चक्र है यानी क्रेब्स चक्र है वो कहाँ पे चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में चलता है। क्रेब्स चक्र में NADH+ H+ तथा NADH2 बनते हैं। इन अणुओं व NADH+ जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं, इनकी ऊर्जा का उपयोग ATP के संश्लेषण में होता है। तो इनसे जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो ATP के संश्लेषण में होता है। यह सूक्ष्म कणिका की अंतःझिल्ली पर स्थित वाहकों के तंत्र जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं के द्वारा संपन्न होती है। तो किसके द्वारा संपन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन इस तंत्र से होकर गति करता है तो निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP का संश्लेषण होता है। तो जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, ATP का संश्लेषण होता है। इसे ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंततः अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही O2 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि अंतिम ग्राही कैसा होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है, तो O2 होता है, जो पानी में अपचयित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्वसनीय पथ में उपचयी अथवा अपचयी दोनों भाग होते हैं, इसलिए इसे एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। सांस के दौरान में आने वाले श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। अब सांस गुणांक किन चीजों पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है किस पे, श्वसनीय क्रियाधार पर। बस इतना ही बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। आप अगला वीडियो किस तरह के टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मैं तो लेसन 15 के चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। आप क्वेश्चन आंसर भी जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।